मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मास्क को कोरोना संक्रमण से बचाव का सर्वोत्तम उपाय बताया। उपचुनाव के लिए घाटमपुर कानपुर में जनसभा को किया संबोधित। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में वर्चुअल माध्यम से 51 करोड़ की लागत से किए जा रहे विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, विकास है भाजपा सरकार की प्राथमिकता। वाराणसी में हस्त निर्मित वस्तुओं की शुरू हुई प्रदर्शनी। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलने वाली प्रदर्शनी में हस्त निर्मित कंबल, फर्नीचर, पीतल के बर्तन और दैनिक उपयोगी वस्तुओं को खरीद रहे हैं लोग। और प्रयागराज में कोरांव ब्लॉक और भगवतपुर ब्लॉक के गांव को राष्ट्रीय रुर्बन मिशन योजना के तहत किया जा रहा है विकसित। शहरों की तर्ज पर बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल और शिक्षा की दी जा रही हैं सुविधाएं। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मास्क को कोरोना संक्रमण से बचाव का सर्वोत्तम उपाय बताया है। कानपुर नगर की घाटमपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में खड़े बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रही है और जब तक कोई दवा नहीं आती तब तक संक्रमण से बचाव ही एकमात्र उपाय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए खाद्यान्न की योजना लागू की गई और सरकार ने श्रमिकों, ठेला पटरी, रेहड़ी व्यवसायियों को भरण पोषण भत्ता, जनधन खाताधारी महिलाओं को 500 रुपए भेजने की व्यवस्था की है। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े 2 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि उपलब्ध कराने के साथ ही 87 लाख वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को अग्रिम पेंशन देने का कार्य भी किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मां भगवती कुसमांडा के इस पावन भूमि को भारत के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई गति देने वाले, एक नई दिशा देने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत माता के सभी सपूतों को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के आप सभी मतदाता भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। – 2017 में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए आपने श्रीमती कमला रानी वरुण जी को अपना विधायक चुना था और उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें प्राविधिक शिक्षा का मंत्री बनाया। विकास की प्रक्रिया के साथ जब ये क्षेत्र जुड़ रहा था उस समय दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी दुखद मौत होती है और हमें उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। मैं इस अवसर पर श्रीमती कमला रानी वरुण जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घाटमपुर क्षेत्र की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए लोकसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में, इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है और कोरोना जब तक कोई दवा या कोई वैक्सीन नहीं आती है, मात्र बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। संक्रमण को रोकना हर एक स्टेज पर, और उस संक्रमण को रोकने के लिए भाइयों बहनों हमें निरंतर सावधान होना होगा। आपने भी परसों ही विजयादशमी का पर्व मनाया है। आदिशक्ति मां भगवती का पावन पर्व शारदीय नवरात्रि का पवित्र आयोजन भी संपन्न हुआ है। लेकिन पर्व और त्योहारों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम सबको अपनी सामान्य दिनचर्या को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ बीमारी से बचाव के उपाय भी हमें स्वयं अपनाने होंगे। और इस दृष्टि से मैं आप सबका सबसे पहले आह्वान करूंगा
कि देश की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मंत्र का स्मरण सदैव करें, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। मैं देख रहा हूं यहां पे 99% लोगों ने मास्क लगाया है, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में वर्चुअल माध्यम से 51 करोड़ की लागत से किए जा रहे विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये विकास कार्य 14वें वित्त आयोग की निधि से कराए जा रहे हैं। नगर निगम में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ के संपूर्ण विकास के लिए 28,000 करोड़ रुपए के विकास की योजनाओं पर काम चल रहा है और लखनऊ सबसे तेज विकसित होता शहर है। उन्होंने कहा कि 1800 करोड़ रुपए की लागत से गोमती नगर स्टेशन के निर्माण का कार्य चल रहा है, जिससे लोगों को काफी सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा कि लखनऊ वासियों को स्वच्छता अभियान को और बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सबसे साफ सुथरा शहर के रूप में जाना गया, मगर हमारा लक्ष्य अब लखनऊ को भारत के टॉप 3 क्लीनेस्ट सिटीज में लाना है। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इस दिशा में यहां स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने की जरूरत है। वहीं सड़क, खड़िया, नाली, फुटपाथ पर भी काम को इतना अधिक से अधिक गति दिया जा सकता है, उसे गति देने की जरूरत है। सबको समायोजित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि हमारे 59 करोड़ रुपए जो हैं वो जा चुके थे, इसलिए हम कुछ वार्डों में जो कुछ काम कट गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रयास यह किया गया कि हर वार्ड में कुछ न कुछ काम हो जाए, चाहे वह नाली का काम हो, चाहे बड़े नाले का काम हो, या सड़क का काम हो, या खरंजे का काम हो। इस तरह के सारे जितने भी हमारे काम हैं वो सारे काम हमने इसमें लिए हैं जो जनता को संतुष्टि प्रदान कर सके। लखनऊ में आज नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 में 100% अंक पाकर टॉप करने वाली कुशीनगर के अभिनायकपुर की कुमारी आकांक्षा सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षा की MBBS UG की पढ़ाई का पूरा खर्चा, प्रवेश, हॉस्टल, मेस आदि राज्य सरकार उठाएगी। भविष्य में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पूरी रकम एक मुश्त दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों, खासकर बालिकाओं के लिए आकांक्षा रोल मॉडल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अति पिछड़े जिले से होने के बावजूद आकांक्षा ने सफलता का जो कीर्तिमान रचा है वो उनकी मेहनत, लगन, जज्बे और जुनून का सबूत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों, खासकर बच्चियों के लिए भी प्रेरक है। छात्रों के साथ साथ बालिकाओं के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 में उत्तर प्रदेश की कुशीनगर जनपद की बालिका कुमारी आकांक्षा सिंह ने पूरे देश के अंदर नीट की इस परीक्षा को टॉप किया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में हुआ और अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्राप्त करने के उपरांत इस परीक्षा की तैयारी की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा में उन्हें 100% अंक प्राप्त हुए हैं। मैं कुमारी आकांक्षा सिंह को, उनकी माताजी श्रीमती रुचि सिंह जी को, उनके पिता श्री राजेंद्र कुमार राव जी को और परिवार के सभी सदस्यों को मैं सबसे पहले हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और कुमारी आकांक्षा सिंह समेत प्रदेश की सभी बालिकाओं को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन भी करता हूं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आज उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। उन्होंने विधान भवन में आयोजित कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति में पाठ्य सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग की पहल हेतु शिक्षकों का अभिनंदन भी किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को कैसे और किस तरीके से लागू करना है, इस बारे में गहन विचार विमर्श चल रहा है। उन्होंने कहा है कि इस नई शिक्षा नीति से शिक्षा जगत में बड़ा बदलाव आएगा।
जो हमारा उच्च शिक्षा विभाग है उसने ई कंटेंट पोर्टल जो 5 सितंबर को ही प्रयोगात्मक रूप में क्रियाशील किया था, जिसको उसमें आज 35,000 से ऊपर ई कंटेंट अपलोड हो चुके हैं। उसको आज उन्होंने एक अपनी जो डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में इसको विकसित किया है और अधिक से अधिक विषय के समस्त पाठ्यक्रमों में से संबंधित सभी शीर्षकों में इसमें ई कंटेंट उपलब्ध कराए गए हैं। ये विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए विशेष तौर पे लाभदायक होने वाला है और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी और इतने कम समय में और कम व्यय में उपलब्ध कराना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और नई शिक्षा नीति में उत्तर प्रदेश उसे लागू करने में पूरी तरीके से तत्पर है। समाचार और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। घड़ियों भर की देरी बच्चन पर पड़ जाला भारी, कि तो जान पे बनी आवे कि तो जिंदगी भर लाचारी। झोला छाप और झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़िहा, अस्पताल लइहा बच्चन के एमे देर न करिहा भैया, एमे देर न करिहा। हाँ, बुखार में देरी पड़ी है भारी, फौरन शुरू हो उपचार, तो काहे होखे दिमागी बुखार। अपने बच्चे को भरपूर स्तनपान भी करा रही हूँ। सुखमय जीवन के लिए त्रैमासिक गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा अपनाएं। परिवार नियोजन में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकट की आशा से संपर्क करें। NHM और सिप्सा द्वारा जनहित में जारी। एक एक पल की देरी बच्चे पर पड़ती है भारी, या तो जान पे बन आए या जीवन भर लाचारी। झोला छाप और झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना, अस्पताल लाना बच्चे को, इसमें देर न करना भैया, इसमें देर न करना। हाँ, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, फौरन शुरू हो उपचार, तो क्यों होगा दिमागी बुखार। विराम के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देवरिया में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 60 वर्षों में शासन के बावजूद इस पार्टी ने देश और प्रदेश में गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने प्रदेश में किसानों, मजदूरों, महिलाओं और गरीबों के लिए कोरोना महामारी के बावजूद योजनाएं लागू की, जिससे उनका जीवन स्तर भी सुधरा और प्रदेश में रोजगार भी बढ़ा है। गरीब का भला ये कभी नहीं कर सकते, किसान के उत्थान की बात तो कर सकते हैं, लेकिन 60 साल तक जो शासन किए हैं, 6 साल की माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार से हिसाब मांगते हो। 15 साल तक सपा बसपा ने यूपी के अंदर सरकार चलाई। अगर तुमने काम किया होता तो कोई काम बाकी रह जाता। उन्नाव में बांगरमऊ विधानसभा उपचुनाव के लिए बसपा प्रत्याशी के समर्थन में बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने किसानों और युवाओं से चुनाव में 100% मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है, गरीबों, महिलाओं और किसानों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। अरे हम तो वकील आदमी हैं, 45 वर्षों से वकालत कर रहे हैं, वकीलों के परिवार में पैदा हुए हैं। हमारे पिताजी तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, चचा न्यायाधीश रहे, हमारे बड़े भाई न्यायाधीश रहे, हम लोग तो उसी परिवार के और कानून की लड़ाई करते रहते हैं। और कानून की एक छोटी सी चीज सबसे पहले जो नया वकील जो होता है उसको पता मालूम होता है कि जो कानून पारित होता है, जिसको अधिनियम हम लोग कहते हैं, जो संसद से पास होता है या विधानसभा से पास होता है, उसी को कानून कहते हैं। और उसमें जो नहीं लिखा है उसके बारे में आपको जितना भी बरगला दिया जाए, वादे कर दिए जाए, उसके लिए आप किसी अदालत में नहीं जा सकते।
फिरोजाबाद के टुंडला में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने नगला सिंघी क्षेत्र में माता सियर देवी मंदिर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले विकास और राजनीति एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार में बदलाव सभी को देखने को मिल रहा है। इस सरकार ने बिचौलियों को समाप्त कर दिया है और मिशन शक्ति अभियान को बेटियों को सुरक्षा देने का काम किया है। कृषि सुधार, गरीब कल्याण, वन नेशन वन राशन कार्ड, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य को लेकर भी भाजपा की सरकार ने जमीनी स्तर पर काम किया है। कोरोना के समय में भाजपा सरकार द्वारा गरीबों को जन धन खातों में 3 महीने तक 500 रुपए, मुफ्त गैस सिलेंडर और मुफ्त अनाज दिया गया है। खाद लेने के लिए आपको लाइन लगाना पड़ता था कि नहीं पड़ता था? और सुबह कई बार आपको खाद नहीं मिलती थी, पुलिस की लाठियां मिलती थी, होता था कि नहीं? आज ऐसा है क्या? आज आपको आराम से खाद मिल रही कि नहीं मिल रही? क्यों? यूपीए की गवर्नमेंट में वो खाद ब्लैक में जाती थी। भारत सरकार ने उसको नीम कोटिंग कर दिया। किसान के अलावा उस खाद का कोई उपयोग कर ही नहीं सकता है। प्रदेश की योगी सरकार राज्यव्यापी क्षय रोग उन्मूलन में विशेष टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत 1 नवंबर से 11 नवंबर के बीच प्रदेश के 29 जिलों में एक बार फिर टीबी रोगी खोज अभियान की शुरुआत होगी और 10 दिनों तक अभियान चलाकर घर घर टीबी के मरीज खोजे जाएंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने लखनऊ में यह जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के लिए चयनित प्रदेश के 29 जनपदों में अंबेडकर नगर, अमेठी, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, महोबा, मऊ, पीलीभीत, संत रविदास नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, संत कबीर नगर एवं लखनऊ शामिल हैं। इस समय आपका 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक एक फैक्ट फाइंडिंग केस करेंगे। इसमें हम लोग घर घर जाके प्रयास करेंगे उसमें इस तरह के केसेस को चिन्हित करने के लिए और चिन्हित करके उनका ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए हम लोग का ये एक प्रोग्राम बन रहा है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री की 1 तारीख को इसका शुभारंभ भी करेंगे। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने लखनऊ में बताया कि प्रदेश में विगत 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2049 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इसी अवधि में कोरोना के उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 2742 है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय संक्रमण के मामलों की संख्या में गिरावट आ रही है। संक्रमण के पश्चात डिस्चार्ज हो चुके मरीजों की कुल संख्या अब बढ़कर 4,43,589 हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना से रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर 93.18% हो गया है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2049 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2742 है। इस प्रकार आज ये 41वां दिन है जब लगातार प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या में गिरावट आ रही है। जो हमारा 17 सितंबर का पीक था 68,235, अब उसकी तुलना में इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस केवल 25,487 रह गए, अर्थात 42,748 केसेस की कमी आई है पीक से, जो कि लगभग 63% है। 63% एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस से में पीक के समय से अभी कमी आ गई है। अब तक जो लोग संक्रमण के पश्चात संक्रमण विहीन होकर डिस्चार्ज किए गए, उनकी संख्या अब बढ़कर के 4,43,589 हो गई है और प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब 93% को भी क्रॉस कर गया है। रिकवरी का प्रतिशत अब 93.18% हो गया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने लखनऊ में बताया कि सावधानी न बरतने से कई बाहरी देशों में फिर से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सावधानी बरतकर हम लोग बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर सभी नागरिक सावधानी बरतेंगे तो कोरोना संक्रमण का स्तर और भी नीचे आ सकता है और पुनः इसके बढ़ने की संभावना फिर नहीं होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोते रहने का पालन लगातार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण घट रहा है और हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट जोन भी घट रहे हैं।
कोरोना संक्रमण घट रहा है, मरीजों की संख्या भी अब घट रही है। इसी के साथ साथ हॉटस्पॉट भी कम हो रहे हैं, कंटेनमेंट एरियाज भी कम हो रहे हैं। दोनों जगह कम हो रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम सब लोग सावधानी बरतना छोड़ दें। सावधानी बरतें, सावधानी में ही भलाई है। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेजी से चालू हों, उसके लिए अब इस समय लगभग 80% से अधिक उद्योग पूरी तरह से चालू हो चुके हैं। लगभग 52 लाख श्रमिक इन उद्योगों में कार्यरत हैं। उद्योगों में गतिविधि आगे बढ़े, जो विद्यमान उद्योग हैं लगभग 4,35,000 MSME इकाइयों को 10,753 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। समाचार और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। ये प्रसाद है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा वाराणसी के सांस्कृतिक संकुल में 28 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक चलने वाली हस्तशिल्प प्रदर्शनी आज से शुरू हुई। इस प्रदर्शनी में हस्तशिल्प कपड़े, कंबल तथा फर्नीचर, पीतल के बर्तन, आचार, क्रॉकरी, शॉल, कपड़े तथा दैनिक उपयोग की हस्त निर्मित वस्तुएं इस प्रदर्शनी में मिल रही हैं। देश भर के हस्तशिल्प कलाकार अपने उत्पादों को इस प्रदर्शनी में बेचने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग कोरोना काल में 7 महीने से बैठे बैठे हम लोगों के व्यापार को काफी समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन यहां पर आकर हम लोगों को अच्छी बिक्री मिलती है। ग्राहकों ने भी इस प्रदर्शनी में अपनी उत्सुकता दिखाई। इससे उत्साह हम लोगों को मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग घर में बैठे थे 7 महीने से, घर से बाहर निकलने का हौसला बड़ा हम लोगों का है। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की प्रदर्शनियां जो लगाई जाती हैं वो विकास आयुक्त हथकरघा वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से लगाई जाती हैं। और इस बार इसका आयोजन जो है वो सचिव महोत्सव समिति और संयुक्त निदेशक पर्यटन के माध्यम से लगाया गया है। और ये मेला 28 तारीख से शुरू होकर 10 तारीख तक नवंबर तक चलेगा। इस तरह के मेलों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जो अलग अलग उत्पाद बनते हैं, साड़ियाँ बनती हैं, चादरें बनती हैं और बेडशीट है, कंबल है, तो इस तरह के जो उत्पाद है वो डायरेक्ट कारीगर अपने वस्त्रों का प्रदर्शन कर सके इस मेले के माध्यम से। और इसके लिए उनको निःशुल्क स्टॉलें जो है वो उपलब्ध कराई जाती हैं यहाँ पे। प्रयागराज जिले के कोरांव ब्लॉक और भगवतपुर ब्लॉक को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के तहत चयन किया गया है। यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शहर की तर्ज पर गांव को शहर जैसी सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, रोजगार, सोलर, पेयजल, स्किल डेवलपमेंट, बच्चों को खेल पार्क, आजीविका मिशन, जैविक खेती और पेयजल की व्यवस्था करना है। प्रोजेक्ट अधिकारी के सिंह ने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन भारत सरकार की योजना के तहत अति पिछड़ा इलाका कोरांव ब्लॉक तथा भगवतपुर ब्लॉक का चयन किया गया है। इनको शहर जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित करना भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य है। नहीं, अब तो अच्छा हो गया, पहले बहुत अच्छा हो गया। पहले तो चलते थे तो गाड़ी स्लिप खाती थी और पैदल चलने में भी दिक्कत होती थी, गिर जाते भी थे लोग, पानी भरा रहता था। अब तो सब कुछ सही है जी। बहुत अच्छा है कि गांव के लोग बाहर नहीं जाएंगे इलाज कराने के लिए। हमारे यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, बस अड्डा बन रहा है, ब्लॉक बन रहा है, गांव विकसित हो रहा है, बच्चों के लिए पार्क बन रहा है, पानी की टंकी बन रही है। ये समझ लीजिए गांव नहीं शहर से इसकी तुलना अब मतलब हाँ की जा सकती है। आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, कोई ही नहीं थी। अब तो कम से कम रोड इंटरलॉकिंग बढ़िया, नाली बन गए हैं, लाइट की व्यवस्था हो गई है आने जाने के लिए। और हमारे प्रधान भी अच्छे कार्य किए जा रहे हैं और भी समस्या दूर किए जा रहे हैं। लाइट हर जगह सारी व्यवस्था हो गई है, पानी वानी की व्यवस्था भी ठीक ठाक है। यह गांव शहर की तर्ज पे चल रहे हैं, विकास हो रहा है, इंटरलॉकिंग भी हो रहा है, बढ़िया बढ़िया रोड बना दे रहे हैं। हमारे जो गांव में कभी विकास नहीं हुआ था
जो अधूरे कार्य को पूरा किया जा रहा है आने जाने के लिए। हमारा गांव शहर की तरीके से बहुत अच्छी तरीके से विकसित हो रहा है। हमारे यहाँ शिक्षा के मामले में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुल गया है। प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों की दशा बहुत सुदृढ़ हो गई है। बच्चे जो टाट पे बैठते थे आज वो बेंच और स्टूल पे बैठ रहे हैं। टीचर्स भी जो है वो अच्छे स्थिति में है। शिक्षा का क्षेत्र जो है बहुत काफ़ी सुधार हो गया है उसमें। अंत में एक जरूरी संदेश, जब भी घर से बाहर निकले तो आपके साथ आपका मास्क होना बहुत जरूरी है। इसे जेब या थैले में नहीं बल्कि चेहरे पर ऐसे लगाएं। नमस्कार। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।